हेलो डियर एवरीवन, हाउस इट गोइंग। सो भाई बच्चा पार्टी क्या चल रहा है। तो आपके लिए न्यूज तो ये है भाई, सबसे पहले कि अब हमारे जो वन शॉट है और जो पी वाई के सीरीज है वो तो एंड हो चुकी है। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम करने वाले हैं भाई सैंपल पेपर्स का सोल्यूशन। ठीक है, तो अब कौन से सैंपल पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं भाई हम? एजुकार्ड का। सो एजुकार्ड के भी सैंपल पेपर कौन सा है, क्वेश्चन सीरीज कौन कौन सी है, तो आपके पास कंटिन्यूटी में आपको 5 सैंपल पेपर का सोल्यूशन रहेगा, जिसमें आप एजुकार्ड, अरिहंत का, ओसवाल का सैंपल पेपर करेंगे। ठीक है, सो भाई जो बच्चे स्पेशली सैंपल पेपर्स को फॉलो करते हैं तो उनके लिए भाई अब सोल्यूशन इजी वे में और कंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, तो डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। तो चलिए भाई, हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्शन ए। और सेक्शन ए जितने भी सारे के सारे सैंपल पेपर हम सोल्व करने वाले हैं भाई, वो करने वाले हैं हमारे सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग और सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग। ये ऑफिशियल सैंपल पेपर क्या होता है सर? अरे जब आपने देखा होगा एग्जाम आने से काफी टाइम पहले सीबीएसई एक ऑफिशियल सैंपल पेपर हर बार एक लॉन्च करता है कि जिसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर डिजाइन होता है। तो उसी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही ये सैंपल पेपर बने हुए हैं और आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भी डिले ना करते हुए हमारा सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में कितने इजी क्वेश्चन है भाई, देखना आपको एक बार क्वेश्चन को रीड करना, किस तरीके से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। जिन्होंने मेरा वन शॉट देखा होगा, वन शॉट आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं, वहां पे मैथमेटिक्स की और साइंस की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, उसमें से आपको सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे भाई। ठीक है, मींस अगर आपको सैंपल पेपर सोल्व करना है तो वन शॉट और पी वाई क्यू सीरीज देख लेना, आपका सारे सैंपल पेपर सोल्व है। ठीक है ना, चलो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? द मेनेस्ट्रल इज अ मंथली साइकिल इन द फीमेल्स, हाउएवर इफ फर्टिलाइजेशन हैपन menstrual will not occur. What changes can be expected if fertilization does not occur? ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में ये कहता है कि अगर भाई जब मेनेस्ट्रल साइकिल होती है तब क्या हो रहा है, लेकिन अगर मेनेस्ट्रल साइकिल नहीं हो पा रही है या आप कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो मेनेस्ट्रल साइकिल पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको बता देता हूं कि हमेशा ईच मंथ ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन पीरियड, ओव्यूलेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब एग्स रिलीज होना स्टार्ट होते हैं उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन पीरियड। तो उस ओव्यूलेशन पीरियड के टाइम पे जो यूट्रस होता है वो प्रिपेयर करता है अपने आप को रिसीविंग एग करने के लिए। ठीक है, जो भी एग्स रिलीज होते हैं ओवेरी से, अगर वो एग्स रिलीज हो रहे हैं तो उनको रिसीव करने के लिए यूट्रस रेडी होता है। अगर यूट्रस रेडी हो रहा है मतलब क्या होगा, उसकी जो वॉल है इट बिकम स्पॉन्ज एंड थिक सो दैट इट कैन रिसीव एंड नरिश द एम्ब्रियो। ठीक है, उसको एम्ब्रियो में नरिश कर सके, जो जाइगोट आता है उसको एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म कर सके। ठीक है, इसके लिए वो तीनों स्पॉन्जी हो जाती है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, तब क्या होगा, तो उस लाइनिंग का कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो उस टाइम क्या होगा भाई, वो लाइनिंग होगी जो वो क्या हो जाएगी, फ्रेगमेंट उसके ब्रेक हो जाएंगे। तो यही हमारा फर्स्ट आंसर है भाई। ईच मंथ, हर मंथ क्या होता है, ईच मंथ यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर रिसीविंग एग्स ड्यूरिंग ओव्यूलेशन पीरियड। जब ओव्यूलेशन पीरियड होगा भाई तो उस ओव्यूलेशन पीरियड में एग्स को रिसीव करने के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस द इनर लाइनिंग किसकी, द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस become soft and thick so that it can receive egg। अब ये रिसीव कौन सा एग करेगा, ये रिसीव करेगा फर्टिलाइज एग को। ठीक है ना, अभी एग को रिसीव करने के लिए रेडी हो गया। बट इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट हैपन, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं हो तो क्या होगा भाई, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट हैपन तो क्या होगा भाई, जो ये लाइनिंग है, जो यूट्रस की जो वॉल जो स्पॉन्ज हो चुकी थी, थिक थी, अब उसकी नीड नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे वो लाइन क्या होगी, नीड ना होने की वजह से इट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो वो ब्रेक हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन डज नॉट हैपन, देन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस or you can say fragments of uterus get break
इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट मार्क, 1 मार्क्स का फर्स्ट आंसर, पूरा डिटेल में बताया भी। इसको 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप 30 वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज यानी एसटीडी, ये हमारे जो एसटीडी होते हैं, सर कॉल करते थे हम भाई पुराने टाइम में, तो हमारे टाइम में एसटीडी आईसीडी लिखता था, हाँ पीसीओ लिखा होता था, वहां हम कॉलिंग करते थे, बट यहां पर एसटीडी का मतलब है भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एक रियल थ्रेट है मैनकाइंड के लिए। हाउएवर देयर आर ऑलवेज प्रिवेंट एसटीडी, बिल्कुल। कैन यू गिव वन एग्जांपल ऑफ एसटीडी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई वो पूछ रहा है कि वायरस और बैक्टीरिया से कौन कौन से एसटीडी हो सकते हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो मैंने आपको 2 बताए थे भी, एक में हम 2 करने वाले हैं, और 2 में से एक तो डेफिनेटली आपको याद रहने वाला है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देंगे भाई सिफिलिस, और जो सिफिलिस किसकी वजह से होता है भाई, ट्रिपनामा पैलिडम बैक्टीरिया की वजह से, एंड सेकंड वन इज गोनोरिया, डबल आर आ जाएगा इसमें। ये दोनों होते हैं बैक्टीरिया की वजह से। और वायरस की वजह से अगर हम देखते हैं तो वायरस की वजह से कौन सा रहेगा हमारा भाई, वायरस की वजह से रहने वाला हमारा एआईडीएस, एड्स, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये भाई दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और इस पे हमेशा क्वेश्चन, अभी अगर आप पीवाई के उठाते हैं तो हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं। 1 मार्क्स में दिया हुआ वैसे तो क्वेश्चन, तो इतना सफिशिएंट है। और क्या पुटअप करता है, सजेस्ट द वन वे टू प्रिवेंट इट। भाई अगर वैसे तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस वजह से होता है, तभी हम बता पाएंगे कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज कॉज्ड बाय द सेक्सुअल इंटरकोर्स, और यू कैन से द फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द मेल एंड द फीमेल, राइट। और उस मेल और फीमेल में से वन कैन बी इन्फेक्टेड, तो इन्फेक्टेड पर्सन के सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर एसटीडी प्रोड्यूस होता है या जनरेट होता है। तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज बैरियर मेथड। ठीक है, और बैरियर मेथड पूरा 1 शॉट में बताया भाई, डिटेल नोट्स में बताया हुआ कि बैरियर मेथड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मेल के लिए भी फीमेल्स के लिए भी। चलिए भाई, तो यहां पे हमारे हम देख लेते हैं यहां पे बैक्टीरिया और वायरस। वायरस में हमने बताया है एड्स, एंड इसमें हमने बताया है गोनोरिया एंड सिफिलिस। सिफिलिस, चलो अच्छा, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, बाय यूजिंग या फॉलोइंग बैरियर मेथड। अच्छा क्वेश्चन है, बट इजी था, 1 मार्क्स में इतना सफिशिएंट है, और आपको शायद ज्यादा ही बताया जाएगा तो उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। चलिए भाई, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पुटअप किया, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है। और हेरिडिटी भाई छोटा सा पार्ट है, उस हेरिडिटी में से स्पेसिफाई आपका फिक्स है कि क्वेश्चन क्या क्या आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, व्हाई डिड मेंडल चूज गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, गिव 2 रीजन। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है कि गार्डन के पी प्लांट, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट को ही क्यों लिया था, व्हाट आर द बेसिक रीजन ऑफ टेकिंग दैट पी प्लांट। सो पूरा एक प्रेजेंटेशन अच्छे से देना आपने। देयर आर 2 रीजंस फॉर सेलेक्टिंग पी प्लांट फॉर द एक्सपेरिमेंट, पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट। और वो क्या क्या रीजन थे, फर्स्ट वन, जो पी प्लांट था उसके अंदर कैरेक्टर्स को इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता था। तो फर्स्ट रीजन है ड्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी, ड्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी भाई, लाइक सीड कलर, फ्लावर कलर, हाइट। Drastic characteristics can be easily seen in it, ये आसानी से दिख जाता था इसके अंदर। सेकेंड वन, इट कैन बी डन बाय ईदर सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। भाई इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन इजीली हो जाता था। ठीक है, मीन्स एक बार ये इनिशिएट होता था तो सेल्फ पोलिनेट हम इसको होने देते हैं फर्स्ट जनरेशन में, और उससे वो नई एक और जनरेशन, एक नई प्रोजेनी दे देता था, और ये सिर्फ पी प्लांट में ही जल्दी ऑब्जर्व हो रहा था। तो इसमें सेकंड रीजन रहेगा इट कैन बी डन या इट कैन बी टेकन जस्ट बिकॉज पी प्लांट underwent both self and क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ भी हो जाता था एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाता था।
And third reason, it take very short time. It has short lifespan. Short lifespan. इसका लाइफ स्पैन बहुत ही शॉर्ट था, तो उसमें हम उस छोटे से लाइफ स्पैन के अंदर ही जल्दी से जल्दी कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व कर लेते थे, राइट। चलिए भाई, दूसरा क्या पूछता है, लिस्ट टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गार्डन पी प्लांट यूज्ड बाय मेंडल एक्सपेरिमेंट। भाई कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो उन्होंने ऑब्जर्व करी थी पी प्लांट के अंदर। तो भाई सबसे पहला क्या ऑब्जर्व किया था उन्होंने ऑब्जर्व किया था कलर। अब कलर की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से कलर उसमें ऑब्जर्व किए गए थे भाई, एक था डोमिनेंट और दूसरा था रिसेसिव। ध्यान देना, कलर की अगर हम बात करते हैं तो कलर में भाई डोमिनेंट कलर कौन सा था, येलो कलर। एंड रिसेसिव की बात करते हैं तो भाई ग्रीन कलर। ये तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या ऑब्जर्व की गई थी भाई, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक थी हमारी शेप। और शेप में भी भाई डोमिनेंट और रिसेसिव था। तो शेप में अगर हम डोमिनेंट्स की बात करते हैं तो भाई राउंड शेप मानी गई थी हमारी डोमिनेंट, और रिसेसिव थी भाई रिंकल्ड। ठीक है, तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व किए गए थे, एक तो कलर एंड सेकंड इज शेप। और कलर और शेप में भी मैंने आपको दोनों बता दिया है कि कौन कौन से थे भाई, डोमिनेंट कैरेक्टर्स एंड रिसेसिव कैरेक्टर, या डोमिनेंट कलर कौन सा है, रिसेसिव कलर कौन सा है। ठीक है, डोमिनेंट शेप कौन सी थी, राउंड शेप डोमिनेंट थी, रिंकल्ड शेप रिसेसिव थी। तो ये था भाई एक अच्छा सा बहुत बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन, बिल्कुल आपकी तरह। सर पापा तो प्यारे बोलते ही नहीं है हमें, कोई बात नहीं भाई, अब अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे तो प्यारे भी बोलेंगे हैं, बस कोई किसी ने क्यूटी पाई और चॉकलेटी बॉय नहीं बोलना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा आउट ऑफ द टू वायर्स P एंड Q, दो वायर है भाई P एंड Q, शोन बिलो विच हैज अ ग्रेटर रेजिस्टेंस। ग्रेटर रेजिस्टेंस यानी कंपैरिजन जब भी रजिस्टर का करेंगे इस पे एक क्वेश्चन बनता है भाई, तो बिल्कुल पी जाना इस क्वेश्चन को। अब एक वायर है भाई, अब सॉरी ये तो सिलेंडर है, अरे भाई वायर को अगर आप जूम करते हैं तो कुछ समथिंग लुक लाइक सिलेंडर। ठीक है, एक P वायर है एक Q वायर है, एरिया हमारे पास A है, इसके पास A/2 है, लेंथ रिमेन सेम। यहां पर कहीं पर भी रेजिस्टिविटी की बात नहीं करी है, यानी रेजिस्टिविटी को हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं। चलो अब क्वेश्चन क्या पुटअप कर रहा है, पहले सबसे पहले देखते हैं। एक क्वेश्चन तो यहां से भाई ये बनता है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सिर्फ अगर हम इस क्वेश्चन को यहां तक देखते हैं, सिर्फ यहां तक। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, अगर हम एरिया की बात करते हैं, ठीक है एरिया की, तो एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, लेंथ सेम है, रेजिस्टिविटी की बात नहीं की है, तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो एरिया किसका कम है भाई, एरिया इस वायर का कम है Q वायर का, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन आपका ये बनेगा। ठीक है ना, तो दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पुटअप किया भाई इसने, नीचे रीड करेंगे, नीचे स्टेटमेंट में कुछ लिखा हुआ है आपके पास। नीचे लिखा है कि द वोल्टेज एंड करंट ग्राफ ऑफ अ मेटालिक सर्किट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर शोन, विच ऑफ दिस टू टेम्परेचर इज हायर एंड वाई। भाई अब इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा माउल्ड कर दिया। अब उसने क्वेश्चन में ये नहीं पुटअप किया है कि एरिया के बेस पे बताओ कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, उसने डायरेक्टली पूछ लिया टेम्परेचर के बेस पे। ठीक है, सो आपको ये देखना है कि जो रेजिस्टेंस होता है भाई, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ठीक है, और अब यहाँ पे आपके पास दो कर्व दिए हुए हैं, एक T1 के लिए एक T2 के लिए, एंड इट इज क्लियरली विजिबल दैट टेम्परेचर ऑफ T2 is greater than T1. It means resistance of wire having temperature T2 is more. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था भाई, बट मैंने आपको क्वेश्चन के दोनों सेंस बता दिए इसके अंदर। अगर टेम्परेचर पे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही न्यू था, क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन पुटअप किए हैं अभी वो सारे या तो एरिया के ऊपर पुटअप करेगा, ठीक है, या लेंथ के ऊपर पुटअप करेगा। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन पुट किया हुआ है भाई टेम्परेचर पे, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल नोट करेंगे। टेम्परेचर का अभी तक सैंपल पेपर में एक ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलते अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। कितने क्वेश्चन है, अरे भाई क्वेश्चन इसमें रहेंगे बिल्कुल 15। ठीक है, और 15 क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन है भाई, अगर आपने वन शॉट या प्लेलिस्ट देखी होगी तो डेफिनेटली आप कर लेंगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। इन द गिवन फिगर द हाइड्रोजन एटम इन द एटॉमिक स्टेट आर गिवन। ये छोटे छोटे हाइड्रोजन दिए हुए हैं हमारे पास। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल।
देखो क्वेश्चन की सेंस को समझना है, सारे टॉपिक आपने कर लिए हैं, मतलब 26 अगर अप्रैल आओगे डेट आ चुकी है तो आपके प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो चुके होंगे, और प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए यानी आपकी प्रिपरेशन कुछ लेवल तक रहेगी ही होगी अच्छी। और बट अगर प्रिपरेशन नहीं भी हो गए तो भाई हमारी क्वेश्चन सीरीज देख लेना, सारे क्वेश्चन सीरीज में डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और वो भी नहीं है तो सैंपल पेपर तो स्टार्ट हो ही गए अभी, अब आपको एक एक डाउट सारा क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। अब वो कह रहा आपको हाइड्रोजन एटम से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है और उसमें आपको ये बताना है कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो बहुत ही इजी है। कैसे भाई, भाई एक हाइड्रोजन है हमारे पास, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब क्या होगा भाई, किसी भी एटम को मॉलिक्यूल्स, अभी ये हाइड्रोजन जब क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा, तो देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स, देयर आर रिक्वायरमेंट ऑफ टू मोनोहाइड्रोजन, ठीक है। ये H और H कंबाइन करेंगे और इसमें नोबल गैस को अटेन करने के लिए दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। और शेयरिंग किस तरीके से होगा भाई, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं इनकी बॉन्डिंग बन जाएंगी, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा भाई आपका, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। सर मेरी ड्राइंग कुछ अच्छी ही है, ये रही भाई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो गए हैं एंड बाय शेयरिंग दे फॉर्म्ड मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बाय मेकिंग कोवलेंट बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड का भाई कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहां से भाई शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की और ये बन गया हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। अब इसका देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट में, ये तो ए पार्ट था, इसके बी पार्ट में क्या पुटअप किया हुआ है। बी पार्ट देखते हैं अभी, बी पार्ट में पुट कर रहा है भी क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 है, डेफिनेटली है भाई। व्हाट प्रोसेस और प्रोसेसेस विल बी एबल टू अटेन, यहां पे अटेन रहेगा भाई नोबल गैस कन्फिग्रेशन, इलिस्ट्रेट विद एन हेल्प ऑफ डायग्राम। भाई क्लोरीन, अब क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास है क्लोरीन 287, ठीक है। अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करते हैं, यानी इसका बोहर मॉडल ड्रॉ करते हैं, तो भाई ये के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमारा एल शेल, यहां पे आ गया हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, और भाई थर्ड शेल, ये हमारी पुडिंग बन गई है के एल एम, यहां पे आ जाएंगे भी 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करने का मतलब क्या है अभी, के एल एम, यहां पे जो एम है इसको हमें 8 बनाना है, इट रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इट गेन इलेक्ट्रॉन। अब जब गेनिंग होगा तो किससे गेन करेगा, सबसे पहले देखते हैं। हम मान के चलते हैं कि एक क्लोरीन है और यहां पे दूसरा क्लोरीन है, ठीक है, यहीं से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। सो भाई दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं भाई, दूसरा एटम है ये एक, अब सर अच्छा बनाया है, ये हमारे पास भी आ गया दूसरा क्लोरीन, इसके पास हमारे पास आगे 7, इसके पास भी 7 होंगे भी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब भाई होगा क्या, अब होगा ये कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, और शेयरिंग का मतलब क्या है कि भाई ये दो इलेक्ट्रॉन दोनों में कंसीडर होंगे, और शेयरिंग से क्या होगा भाई, ये मॉलिक्यूल बना लेगा क्लोरीन का Cl2, और इस तरीके से जो हमारा मॉलिक्यूल बना है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड एंड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड, राइट। सर अभी तो आपने बोला कि ये चलो क्लोरीन की बात है, अगर ये क्लोरीन ना हुआ तो, अगर भाई क्लोरीन नहीं होता है कोई बात नहीं भाई, तो क्लोरीन नहीं है तो क्या हुआ, किसी और एटम के साथ भी बना सकता है। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, ये हमारा था भाई क्लोरीन का, ठीक है। अब हम ले लेते हैं कोई एक अदर एटम जहां से ये शेयरिंग करेगा, ठीक है। अब देखते हैं वो नोबल गैस को कैसे बनाएगा। यहां पे तो इसने शेयरिंग करी है भाई, ठीक है ना, और शेयरिंग करके क्या बनाया अभी, कोवलेंट बॉन्ड, क्लोरीन के साथ ही बनाई है। एक दूसरा एटम ले लेते हैं भाई, दूसरा एटम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्या बात कर रहे हो सर, ये हाइड्रोजन ही है, बिल्कुल ये हाइड्रोजन ही है भाई, तो यहां से भी इनकी शेयरिंग हो जाएगी। और शेयरिंग होने के बाद क्या, अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसकी बात करते थे, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, एंड 8 इलेक्ट्रॉन हो गई तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो गई भाई। और नोबल गैस कन्फिग्रेशन यही तो हमारे क्वेश्चन में पुटअप किया था भाई, आपको डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करना है। तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं, और इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं हम, कैसे, बिल्कुल अच्छा सा कर देते हैं भाई, थोड़ा सा बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम बनाना है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन था, और भाई ये आ गया आपके पास आपका हाइड्रोजन का, तो ये आ गया भाई हाइड्रोजन का, ठीक है।
ये हाइड्रोजन था और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड भाई बन गई इनके बीच में शेयरिंग से, तो ये बन गया आपका मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। बट आपको थोड़ा सा इसमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूं, इसमें आप पूरा इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे इसके अंदर, जैसे कि ये वाला है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे आप। यहाँ पर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस तरीके से आप शो जरूर करेंगे, ठीक है। पूरे इलेक्ट्रॉन्स को शो करना है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होंगे, ठीक है। चलिए आप देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं अभी किस तरीके का क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है। टेबल, पेरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है भाई, तो पेरियोडिक टेबल में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं देखते हैं। कह रहा 4 एलिमेंट है भाई, पी क्यू आर एस, अल्फाबेट पढ़ रहे हैं एबीसीडी वाले, ठीक है। यहाँ पी क्यू आर एस है, पी के भाई एटॉमिक नंबर है 11, क्यू का 15 17 एंड आर एस का है 17 18। कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ देम आर रिएक्टिव नॉन मेटल एंड गिव रीजन फॉर योर ओपिनियन, मतलब अपना ओपिनियन देना इस चीज में। हमारे टाइपिस्ट ने बहुत खा लिया वर्ड, गिव रीजन फॉर योर स्टेटमेंट। चलो पी क्यू आर एस, तो सबसे पहले ये देखना कि इसमें से सबसे पहले नॉन मेटल और मेटल की आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है कौन कौन से हैं। तो भाई स्टेटमेंट देख लेते हैं, के एल एम एन। चलो भाई ये हमारा पी क्यू आर एस, ठीक है। पी में भाई 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 को फिल करेंगे 2 8 1, 15 को करेंगे 2 8 5, 2 8 7 एंड 2 8 8। भाई ये जो S है, जो लास्ट वाला है, इसकी तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो चुकी है। इट मींस ये एक नोबल गैस का एलिमेंट है, नोबल गैस एलिमेंट है, और ये हमारा 80 नंबर पे है, यानी ये आर्गन होगा डेफिनेटली, ठीक है। ये जो लास्ट में अगर आप देख पा रहे होंगे, तो ये वाला हमारा जो नंबर R है और S है, ये हमारा नंबर पे आ रहा है भाई 15 एंड ये 17। अब इनकी ऑक्टेट फिल नहीं है भाई, दे बोथ रिक्वायर इलेक्ट्रॉन टू गेट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और जिनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है दे आर नॉन मेटल, सो दीज टू आर नॉन मेटल। और ये हमारा अभी जो P है ये हमारा मेटल है, बिकॉज इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस इन द आउटर मोस्ट शेल, इट कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा, और डोनेट करने वाले सारे क्या होते हैं भाई, मेटल्स, ठीक है ना। तो रीजन आपको देना है कि क्या रीजन है इसमें, बिकॉज दीज 2 मेटल्स दैट इज क्यू एंड आर हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, दे विल गेन इलेक्ट्रॉन, एंड गेनिंग वाले जो एलिमेंट्स होते हैं दीज ऑल आर नॉन मेटल। बच्चों वाला क्वेश्चन था भाई, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन अब यहाँ पे वो ये भी पुटअप कर सकता है कि किस पीरियड में वो बिलोंग कर रहा है, इधर इट इज इन 3rd पीरियड 2nd पीरियड, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपका मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे पूछने वाला एग्जामिनर। इस सैंपल पेपर में देखते हैं कि क्या इस सैंपल पेपर में वो है क्वेश्चन के नहीं है। चलिए, बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, और हमारे ये किस पीरियड से एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, किस ग्रुप से एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ये क्वेश्चन मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में आपके आएंगे डेफिनेटली, ठीक है। आप देखते हैं अभी आपके फाइनल एग्जाम में भी वो मिलेगा क्वेश्चन कि नहीं मिलेगा, बट मेरी श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन से अगर आ रहा है तो डेफिनेटली ये 3 क्वेश्चन तो यहां से बनेंगे ही बनेंगे, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है, एटॉमिक रेडियस, यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे। चलो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, देखते हैं भाई, क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे, और ये भी हमारा केमिस्ट्री से आया हुआ है, हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से, ठीक है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं भाई। द प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव आर द सेम एज द प्रॉपर्टी ऑफ लेटर डिस्कवर्ड एलिमेंट। भाई अब मेंडलीव जी ने बताया था कि ही प्रिडिक्टेड few element will definitely discovered in the future whose property will resemble as the element I discovered in my table। मतलब मेंडलीव की बात कर रहा है भाई, मैंने नहीं डिस्कवर किया, मेंडलीव ने किया। मेंडलीव ने कुछ स्पेस लेफ्ट किया था भाई पीरियोडिक टेबल में, और उसने ये प्रेडिक्ट किया था कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट ऐसे डिस्कवर्ड होंगे जिनकी प्रॉपर्टी मेरे बनाए हुए एलिमेंट से रिजेंबल करेगी, और उन्होंने इसको डिनोट किया था एका वर्ड से, जो संस्कृत का वर्ड है जिसे बोलते हैं एका मीन्स फर्स्ट। तो उन्होंने 3 एलिमेंट, मैं तीनों बता देता हूं, ठीक है। उसमें से एक आपका क्वेश्चन में पुटअप किया हुआ है। चलो, एक था भाई एका बोरोन। एका बोरोन क्या किससे रिजेंबल करता है, एक था एका सिलिकॉन, और एक था भाई एका एल्यूमिनियम।
ठीक है। जो एका बोरोन था इसका ये रिजेंबल करता था भाई जो स्कैंडियम से। स्कैंडियम बाद में डिस्कवर हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी किससे डिस्कवर रिजेंबल हो रही थी? बोरोन से। सिलिकॉन की हो रही थी भाई गैलियम से। एंड लास्ट वाला एल्यूमिनियम का हुआ था भाई जर्मेनियम से, ठीक है ना, जर्मेनियम। तो क्वेश्चन में क्या पुटअप किया भाई, हमें पूछा है एल्यूमिनियम का। सो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रही थी जर्मेनियम से, तो आंसर विल बी जर्मेनियम, ठीक है। देखो तीनों बता दिए मैंने, तीनों में से एक आपका क्वेश्चन में पुटअप किया हुआ है। चलो इसका और पार्ट में भी दिया हुआ है भी क्वेश्चन, और पार्ट में क्या दिया हुआ है देखते हैं। नेम द न्यूट्रल एटम इन द पीरियोडिक टेबल विच हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक सोडियम एंड फ्लोरीन, ठीक है। ये पीछे दिया हुआ है तो यहां देखते हैं। कहता है नेम द न्यूट्रल एटम, ऐसे न्यूट्रल एटम का नाम बताना है पीरियोडिक टेबल में, विच हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज सोडियम एंड फ्लोरीन हैव। सपोर्ट योर आंसर विद अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन तो आप ही देंगे भाई, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। अब सोडियम है भाई, सोडियम की आउटर मोस्ट शेल में देखते हैं अगर हम, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी ये हमारी मेटल की कैटेगरी में आएगा, यानी पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं भी, इससे रिजेंबल करते हुए और कौन कौन से एटम थे जो न्यूट्रल एटम बन जाएंगे। और न्यूट्रल कैसे बनेंगे भाई? न्यूट्रल का मतलब है वैसे तो रहेंगे वो मेटल ही, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं मैं। हेलिना ने करी रब से फरियाद, सबको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, करी रब से रुबिडियम, सीजियम। तो भाई जितने भी ये सारे एलिमेंट्स हैं इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, यानी हमारी ये फर्स्ट वाली सीरीज है जो हमारा जो ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 1 और हर पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये सोडियम से रिजेंबल कर रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे फ्लोरीन की, ठीक है। फ्लोरीन का नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 9 नंबर, ठीक है। सो 9 नंबर देखते हैं भाई। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फिल करते हैं, KLM 2 and 8, आना चाहिए था 8, बट इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, 2 ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, तो 7 आएंगे इसके। मीट इट रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ताकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके, ठीक है। तो ये हमारे नॉन मेटल की कैटेगरीज में आएंगे, और ये हमारी स्टार्ट होती है राइट साइड में, बिल्कुल राइट साइड में। इसको हम हैलाइड फैमिली बोलते हैं, हैलाइड फैमिली या हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली। और इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आएंगे हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैंने आपको 4 एग्जांपल दे दिया, ठीक है। ये चारों के चारों इनके पास, सभी के पास 1 इलेक्ट्रॉन वेकेंट होगा, मतलब इनको रिक्वायरमेंट होगी 1 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो आप इसके एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि दिस सोडियम हैविंग द 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल्स एंड सेम एज द नेक्स्ट एलिमेंट लाइक द सोडियम के बाद कौन सा? पोटेशियम है, पोटेशियम 19, या चलो रुबिडियम, सीजियम, दे ऑल हैविंग द 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। सेम एज अगर फ्लोरीन की बात करते हैं, इट रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन, इन सभी को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। चलो भी क्वेश्चन नंबर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बी पार्ट पे। पहले इसका बी पार्ट कंप्लीट करते हैं। अभी देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने आपको बोला था कि किस पीरियड और किस ग्रुप से बिलोंग करता है, क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा एंड क्वेश्चन कम्स टू यू। चलो क्वेश्चन देखते हैं भाई। An atom of an element has electronic configuration 285, 285, ये n में नहीं है, ठीक है। चलो वो कहता है टू विच पीरियड इट बिलोंग टू, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। तो भाई 15 नंबर पे तो फॉस्फोरस आपका जो है कौन से में आता है भाई। तो एक बार अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी पीरियोडिक टेबल होती है भाई, ठीक है ना। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन रहेगा, सबसे पहले यहाँ पे एक ही एलिमेंट होता है हीलियम, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अभी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, और ये आपका बोरोन, ठीक है। ये बोरोन आ जाएगा आपका, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। यहाँ पे 6 एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट, यानी टोटल आप मान के चलते हैं तो सेकंड पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट होते हैं। अब नियोन हमारा कौन सा नंबर का होता है भाई? 10 नंबर का होता है, तो यानी हमारे सेकंड पीरियड में तो नहीं आएगा। अब बात चलती है हमारे थर्ड पीरियड की, सोडियम से। सोडियम से स्टार्ट करते हैं मैग्नीशियम, ये हमारा
सेकंड ग्रुप में आ रहा है। अब 12 नंबर तक हमारा कवर हो चुका है, तो यानी 13 एलिमेंट कहां से स्टार्ट होगा भाई हमारा, 13 स्टार्ट होगा हमारा यहां से बोरोन के नीचे से, 14 यहां और 15 नाइट्रोजन के पास। ये हमारा भाई कौन सा ग्रुप आता है, ये हमारा ग्रुप आता है भाई 15 ग्रुप। और हमारा कौन सा पीरियड स्टार्ट हुआ था भाई, ये हमारा सेकंड पीरियड था और थर्ड पीरियड आ गया हमारा। तो आंसर रहेगा भाई पीरियड रहेगा भाई थर्ड, और ग्रुप की अगर हम बात करते हैं इट इज 15 ग्रुप। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन और प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं भी, किस पीरियड में लाई कर रहा है, किस ग्रुप में लाई कर रहा है। और डेफिनेटली आपको मैं जो नेक्स्ट जो आपका सैंपल पेपर आप कराने वाला हूं इसके बाद, उसमें आपके बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, और रिप्रोडक्शन के भी कुछ ऐसे कॉमन से क्वेश्चन है जो यहां से बनेंगे। ठीक है, वो कॉमन से क्वेश्चन उसमें से कुछ आज हम करने वाले हैं, कुछ हम करेंगे नेक्स्ट सीरीज में। ठीक है, चलो भाई अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पुट किया हुआ है। लो आ गया, रिप्रोडक्शन की बात करिए, एंड क्वेश्चन कम टू यू। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज अलाइंड इन अ वे फैसिलिटेट द फॉर्मेशन एंड ग्रोथ एटसेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, हमें पता है सारा, हमने सर सारे वन शॉट देखे हैं, सारे नोट्स हो चुके हैं, प्रिपरेशन हो चुकी है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में उसमें 3 पार्ट पूछे हैं, एक्चुअली 4 पुटअप की है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है सबसे पहले। ठीक है, एक फनल शेप की ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, जो चीज काम की है उस पर बात करेंगे। बी पार्ट प्रोडक्शन ऑफ एग, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में विच पार्ट रिलीज एग्स, ओवेरी। सी पार्ट साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, भाई इम्प्लांटेशन का मतलब है कि जो हमारा एग्स है, जो मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो एग्स बनेगा वो ओवेरी से बन रहा है फर्टिलाइज होने के बाद। आज हमने ही मतलब स्टार्टिंग का क्वेश्चन किया था कि ये फर्टिलाइज होने के लिए कहां जाता है, इट गोज टू द यूट्रस। एंड अगर ये फर्टिलाइज हो चुका है तो वहां पे ये नरिशमेंट होगा इसका, और इट गेट कन्वर्ट इनटू फीटस। ठीक है, स्लोली प्रोसेस रहता है। तो ये कहां पर होगा भाई, सी पार्ट का आंसर क्या रहने वाला है भाई, यूट्रस, बिल्कुल राइट। एंड डी पार्ट एंट्री ऑफ स्पर्म, सो भाई ये वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड वजाइना। ठीक है, और इसके ऊपर ही मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बता देता हूं, ये जो नैरो पार्ट है, ठीक है, ये आप होता है सर्विक्स। चलो, तो इतना क्वेश्चन यहां से बन चुका आपका। और 6 क्वेश्चन देखो कितना था, मतलब 4 पार्ट दिए हुए हैं आपके, और बहुत अच्छे से एक पॉइंट में आंसर दिया हुआ है, एक पॉइंट में एक पॉइंट का क्वेश्चन का एक आंसर है। आई थिंक हो जाना चाहिए ये, तो है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पुटअप किया हुआ है। क्वेश्चन इसका और में देख लेते हैं, ये और पार्ट दिया होगा भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये 7 है भाई, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ देखते हैं, व्हाट कुड बी द इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ पार्ट ए बी सी डी। ठीक है, तो क्या क्या पार्ट, अभी पहले ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट है क्या भाई, ये होते हैं एंथर, इसे और क्या नाम देते हैं अभी, एंथर नहीं हो तो पोलन ग्रेन्स। ठीक है, इट इज मेल गिमेट, इट इज मेल गिमेट ऑफ फ्लावर। चलो बी पार्ट की बात करते हैं भाई। बी पार्ट क्या है, ये बी पार्ट है, ये है स्टिग्मा। इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दैट अलाउ पोलन ग्रेन्स फॉर द फर्टिलाइजेशन। इट अलाउ पोलन ग्रेन्स या एंथर फॉर फर्टिलाइजेशन। सी पार्ट भाई, ये सी पार्ट क्या है, अगर ये एरो भाई बाहर की तरफ होता तो हम इसको बोल देते भाई ये स्टाइल है। ठीक है, बट ये एरो बाहर की तरफ नहीं है, ये जो एरो है ये अंदर की तरफ है। देखो मैं एक बार क्लियरली दिखा देता हूं ताकि आपको जरा भी डाउट ना हो। देखो ये एरो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, मतलब ये हमारे क्या है अभी, सी पार्ट है पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, एंड इट कैरी आउट फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन करेगी। ठीक है भाई। डी पार्ट, अब डी पार्ट में भी देखो डाउट रहेगा आपको, डी पार्ट अब वो बाहर की तरफ दे सकता है, अगर बाहर का दिया तो वो ओवेरी है, बट यहाँ पे अंदर की तरफ दिया है तो डी पार्ट हमारा रहेगा भाई एग या ओव्यूल। ये क्या है भाई, ये फीमेल गेमेट है, ये फीमेल गेमेट है। और यहां से भाई एक क्वेश्चन भाई बार बार मतलब बहुत सारे सैंपल पेपर्स में उठा के देखोगे तो क्वेश्चन आता है कि भाई क्वेश्चन क्या रहता है कि जो आउटर पार्ट है, जो ओवेरी है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी फर्टिलाइजेशन के बाद। ये मेनली टॉपिक आ जाता है सीड जर्मिनेशन के अंदर। ठीक है,
कि ओवेरी किस में कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, और ओव्यूल यानी एग है वो किस पार्ट में कन्वर्ट होता है। तो भाई जो ओवेरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड ओव्यूल किस में आता है भाई, ये सीड में, और ये सीड ही बाद में किसके अंदर कन्वर्ट होता है, ये एम्ब्रॉय बना देता है। ठीक है ना। तो अगर यहां से कोई अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो पहला ऑप्शन आपका सीड रहेगा, अगर सीड नहीं है देन इट कम्स टू द एम्ब्रॉय। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बड़ी रामकथा से लिखी हुई है, और रामकथा में भी देखते हैं भी क्या क्या लिखा हुआ है भाई। चलो एक बार रीड करेंगे। शिखराज यंगर ब्रदर वाज प्लेइंग विद अ मैग्नेट and Shikraj advised him not to play the magnet, but her brother brought the magnet near the screen. भाई इस टाइप इसकी तो पिटाई करनी पड़ेगी। Near the screen of the television and Shikraj was watching the TV and permanent dark patches. भाई टीवी देख रहा है, ठीक है भाई साहब, टीवी देख रहे हैं, और दूसरे भाई साहब ने क्या किया, एक मैग्नेट लिया और मैग्नेट लेके वो टीवी स्क्रीन के पास लेके आ गए। जैसे वो मैग्नेट को लेके आते हैं टीवी स्क्रीन के पास, तो क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर एक राउंड कलर का एक ब्लैक पैच बन जाता है और वो परमानेंट वहीं रह जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा पैचेस क्यों हुआ, पहले तो ये देखते हैं। कह रहा व्हाई डिड द टीवी गेट अ डार्क पैच, टीवी के अंदर ये डार्क पैच कैसे आया है, व्हेन मैग्नेट ब्रोड क्लोजर। सो दिस डार्क पैच, इस डार्क पैच का आने का रीजन क्या है, दिस डार्क पैचेस या पैच कम टू द स्क्रीन when a magnet brought near the TV screen because हमारे एक टीचर थे, हम उनको सर को हमेशा याद करते हैं, बिकॉज उनका बिकॉज कभी नहीं होता था, उनका बिकॉज होता था। बिकॉज टीवी हैज इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट, इनके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, इंटरफेयर विद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आउटर मैग्नेट, या आप कह सकते हैं जो आउटर मैग्नेट है, मतलब थोड़ा सा इस वाले आउटर मैग्नेट ने, इसके मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को इंटरफेयर कर दिया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे एक डार्क पैच आ गया जिसको स्क्रब भी नहीं साफ कर सकता। चलो नेम द टू डिवाइसेस दैट इज यूज्ड एट होम व्हिच हैज इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट इन देम। एक नंबर में पूछा हो भाई, एक नंबर का क्वेश्चन। तो भाई कहां कहां यूज होता है, अभी आपके सीपीयू में डीवीडी राइटर होता है, ठीक है, डीवीडी राइटर, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इट हैज अ राउंड नंबर ऑफ द कॉइल्स ऑफ द टर्न्स, कॉपर की कुछ टर्न्स होती है, जैसे आप बटन को टी प्रेस करते हैं वो बाहर आ जाता है। तो वो कैसे बाहर आता है, उसके अंदर एक मोटर लगी होती है, करंट प्रेस किया, वो मोटर उसके अंदर कॉइल के अंदर करंट गया, मैग्नेटिक फील्ड बना, और उसकी वजह से वो बाहर की तरफ आ जाता है। दूसरा आप बताएंगे भाई डीवीडी राइटर के अलावा और कहां पर होता है, ठीक है, डीवीडी राइटर, एक तो डीवीडी राइटर हो गया, और दूसरा डिवाइस बताएंगे भी कहां आपके घर में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। चलो ये आपके लिए छोड़ देता हूं मैं एक पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा इसके और में दिया हुआ, अगर ये क्वेश्चन नहीं कर सकते तो आपके पास डेफिनेटली सीबीएसई में ऑप्शन में तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और ये देखो, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, अब तक आपने देख लिया होगा, ये एनसीईआरटी की बुक से उठाया हुआ है भाई, ठीक है। तो यानी एनसीईआरटी से बाहर तो है नहीं आपका। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन में क्या कहता है, वो कहता है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द लेबल डायग्राम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द सर्कुलर लूप। भाई सर्कुलर लूप पहले बच्चे कह रहे थे सिलेबस में है नहीं है, भाई मैंने आपको 3 टॉपिक बताए हैं, कौन कौन से 3 थे भाई, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, एंड करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, और एक आता है सोलेनोइड। और ये सारी की सारी डिटेल मतलब भाई यूट्यूब चैनल में कहीं पे किस पे है या नहीं है, बट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दिस ऑल टॉपिक विद द ब्रीफ पार्ट, ठीक है। ब्रीफ पार्ट का मतलब अगर यहां से आपको किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो टॉपिक अगर मेरा देख ले तो वहां से आपको पता लग जाएगा भी क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि डायग्राम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। Why is it that if a current carrying coil has n number of turns produced at the point is n times the large as produced in the single turn? वो कह रहा है अगर इसके अंदर n number of magnetic field क्यों बनेगा n times कि n number of turns लिए, मतलब सिंगल, भाई सिंपल सी बात है, एक ये है भाई, मान लो एक वायर है, सिंगल टर्न है इसके अंदर, ठीक है, ये वायर के अंदर सिंगल टर्न है।
अगर इसके अंदर मैं नंबर ऑफ टर्न्स कर दूं, लाइक 10 टर्न दे दिए मैंने, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, उतने टाइम ही मल्टीप्लाई होगा। क्यों हो गया ऐसा? तो सबसे पहले किसने बताया था, कैसे बताया था, वो देख लो। ये भाई बताया था, कौन थे वो, कौन शख्स थे वो, कौन थे वो कौन थे, वो थे भाई फ्लेमिंग का, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल। थंब रूल, और थंब रूल क्या बोलता है भाई, लेफ्ट हैंड क्या बोलना भाई, थंब रूल ही बोलेंगे सीधा। थंब रूल बोल देते हैं, इसे पाम रूल भी बोल देते हैं, पाम रूल। और पाम रूल क्या कहता है भाई, इफ यू होल्ड आवर हैंड सच लाइक दैट, दिस थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर, देन दिस कर्ल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई अगर ये अंगूठा दिखा रहा है कि एक वायर है, स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें से करंट पास कर रहा है, तो ये जो कर्ल फिंगर है, ये कर्ल फिंगर शो करेगी किसको, ये कर्ल फिंगर शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। बट हमारे पास अभी स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास सर्कुलर लूप है। अब सर्कुलर लूप में किस तरीके से बनेगा, जैसे स्ट्रेट कंडक्टर में भी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पाथ में बना था, ठीक है, सेम एज क्या होगा भाई, हमारे सर्कुलर लूप की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सर्कुलर लूप में भी क्या बनेगा भाई, सर्कुलर लूप में भी मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर बनेगा, बट हर पॉइंट पे एक एक बनेगा। जैसे कि ये स्ट्रेट कंडक्टर भाई, ठीक है, ये बन गया भाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि ये एक वायर है, ये हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, ये हमारे पास सर्कुलर लूप आ गया भाई, ठीक है, ये सर्कुलर लूप है। तो भाई सर्कुलर लूप का अगर हम माइक्रो पार्ट देखते हैं, माइक्रो पार्ट मतलब छोटा सा पार्ट, मान लो मैंने इस पार्ट को देख लिया, ये सिल्वर वाला पार्ट है जो, ठीक है, इसको मैं अगर देखता हूं बहुत माइक्रो जूम करके, तो ये कैसा दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं सर्कुलर लूप के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रेट कंडक्टर है, यानी हर पॉइंट पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में। और वो क्या होगा भाई, वो ये रहा, ये आपका सर्कुलर कोयल है, ये डार्क कलर का देखो, यहां से मैग्नेटिक, यहां से क्या दिया भाई, नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। यहां से करंट जब जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से, तो क्या होगा, ये मैग्नेट बन गया, एंड मैग्नेट बनने से इसके चारों ओर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। अब वो किस तरीके से बन रहा है भाई, वो ये रहा, देखो इस पार्ट को अगर हम देखते हैं, ठीक है, छोटे से पार्ट को, ये कुछ इस तरीके से लिया, देखो ये सर्कुलर लूप है, तो इसका नीचे छोटे वाला पार्ट को ले लिया हमने, ये वाले पार्ट को ले लिया, नीचे वाले को, ठीक है। और डायग्राम में देखो, ये नीचे वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या बन रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं कि नहीं, पाम रूल के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। ऐसे ही भाई हर पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में क्या होगा भाई, अलग अलग सर्कुलर रिंग्स बनेंगी, ठीक है। तो ये डायग्राम भाई इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को भूलना नहीं है। जब एनसीईआरटी में आ गया तो सर कैसे भूलेंगे, ठीक है, और सैंपल पेपर में दे दिया तो पीना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में। चलो अब नो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, अभी ये इसी चैप्टर से दिया भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से। अब क्वेश्चन क्या देखते हैं, गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो भाई बहुत ही सिंपल है, देखो एक लो होता है आपका प्लस 2 में आने वाला है, लेंज लो, ठीक है, और एक हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, फैराडे लो, ठीक है। अब मैं मिक्स करके सिंपल शब्दों में आपको बता देता हूं। एक सिंबल बना रहा हूं मैं सबसे पहले। अब ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है आपका, ये वाला डायग्राम है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को, कौन से मैग्नेट को भाई, बार मैग्नेट को लेके आ रहे हैं टूवर्ड्स द कॉइल, ठीक है ना, बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आ रहे हैं। अब जब हम इस बार मैग्नेट को टूवर्ड्स द कॉइल लेके चलते हैं, एज वी मूव दिस मैग्नेट टूवर्ड्स द कॉइल, देन व्हाट हैपन, इस कॉइल के अंदर इस पोल, इस साइड पर सेम पोल बन जाएगा, यानी अपर साइड पर नॉर्थ पोल, नीचे साइड पर साउथ पोल। ये लेंज लॉ कहता है। और ये क्यों बनता है, क्योंकि जब ये इसको मैग्नेट को हम नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इसके अपर पोर्शन में करंट इंड्यूस होगा, और वो करंट इंड्यूस कुछ इस तरीके से होगा कि वो उसके कोज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, जब हम मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं कोयल के, तो कोयल का जो वो फ्रंट वाला पार्ट है जहां मैग्नेट लेके आ रहे हैं, वहां पे सेम पोल बन जाएगा। और सेम पोल इसलिए बनेगा क्योंकि उसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है। अब सोचो करंट किसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है भाई, करंट इंड्यूस हो रहा है मैग्नेट को पास लाने की वजह से। तो जो करंट इंड्यूस होगा वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा कि जो मैग्नेट पास आ रहा है वो उसको धकेलेगा, यानी अपने ही प्रोडक्शन के कोज को अपोज करेगा, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ बन जाएगा, नीचे वाला साउथ बन जाएगा, ठीक है। ये एक जर्नल से मैंने आपको बात बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट बताना है आपको। तो भाई दो सिंबल बताऊंगा, दोनों सिंबल से आपको पता लग जाएगा भाई डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। बहुत इजी है ये सिंबल भाई, ये देखो, ये मैंने एन को किस तरीके से बनाया भाई, एन को मैंने इस तरीके से बनाया कि ये इस तरीके से, यानी अगर कोई पोल नॉर्थ पोल बन रहा है तो उसमें करंट होगा भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब मैंने आपको लेंज लॉ किस लिए बताया था, लेंज लॉ इसलिए बताया मैंने कि जब मैग्नेट को नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं तो इस कोयल के, ये हमारा कोयल है, ये हमारा बार मैग्नेट है, जैसे हम बार मैग्नेट को नीचे लेके आ रहे हैं तो ये वाला पोर्शन नॉर्थ पोल है, तो इधर भी नॉर्थ पोल बन जाएगा भाई। अब नॉर्थ पोल बना है तो नॉर्थ पोल के अकॉर्डिंग करंट किस डायरेक्शन में है अभी, एंटी क्लॉकवाइज में। भाई इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, तो इसीलिए वीडियो को लाइक शेयर ठोक देना भाई। ठोकना मतलब क्या होता है, एक तो होता है करना, एक होता है ठोकना, मतलब 10 20 50 100 कर देना। अच्छा दूसरा है, अब ये मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेट को अब दूर लेके जा रहे हैं, वी आर टेकिंग अवे दिस मैग्नेट। अब होगा क्या भाई, देखो जब मैग्नेट को पास लेके जा रहे थे कोयल के, तो ये कोयल क्या कर रही थी, ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही थी कि इसको धक्का दे रही है, अवे कर रही है। अब ये ऑलरेडी क्या कर रहा है, अपने आप को अवे कर रहा है, तो ये कोयल क्या करेगी, इसको खींचेगी, मतलब ना भाई अपने पास आने दे रही है ना दूर जाने दे रही है। सर ये बात कहीं सुनी सुनी सी लग रही है, अरे वहां नहीं जा रही हम। देखो कोयल जा रहा है, कोयल को पास लेके जा रहे हैं मैग्नेट, तो कोयल ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ऐसा पोल जनरेट करेगी कि इसको रिपेल कर देगी। अब ये नॉर्थ पोल को लेके आ रहे थे तो ये नॉर्थ पोल बन गया इस साइड पे। अब ये कोयल वही है, हम मैग्नेट को अवे लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो ये कोयल इसको अट्रैक्ट करेगी, और अट्रैक्ट करने के लिए ये नॉर्थ पोल है, तो ये कौन सा पोल होगा, साउथ पोल, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखते हैं, अब यहां पे बन जाएगा भाई साउथ पोल, ठीक है। अब साउथ पोल का सिंबल क्या होता है भाई, ये देखो ये बन गया साउथ पोल का सिंबल, यानी करंट हमारा चलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितना इजी क्वेश्चन था, बट कंसेप्ट से करना था, ठीक है। तो कंसेप्ट से मैंने आपको लेंज लॉ बता दिया ना, जो कोस प्रोडक्शन करेगा, मतलब प्रोडक्शन का कोस भी उसको रोकेगा, अगर वो दूर जा रहा है तो उसको वापस खींचेगा, ना जीने देना ना मरने दे रहा है भाई। चलो हमें क्या करना, हमें तो क्वेश्चन करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का। चलो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है भाई, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10, अरे बी पार्ट भी है इसका, चलो बी पार्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ मैग्नेट, अरे बच्चों वाला क्वेश्चन है, अब भी करके देता हूं, अब भी जॉनी लीवर की तरह अब भी करके देता हूं। इसको जूम कर लेते हैं भाई। भाई जिस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो हमारा होता है नॉर्थ पोल, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेगी इन द मैग्नेट, दैट पोल इज कॉल्ड साउथ पोल। सिंपल, खत्म। सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट में क्या पुटअप किया हुआ है, अ रीजन ए हैज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजर देन द रीजन बी। चलो एक एग्जांपल दूंगा पूरा। विच रीजन हैज अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, पहले बात को समझ लो। कह रहा भाई दो रीजन है, रीजन का मतलब कारण नहीं, रीजन मतलब प्लेस। ये हमारा मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रही है, यहां एंटर कर रही है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रही है और यहां से एंटर कर रही है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बाकी समझा तो दूंगा मैं आपको। देखो कितनी अच्छी ड्राइंग है मेरी। अच्छा वो कह रहा है कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, वो कह रहा है कि एक रीजन है ए जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, क्लोजर है, मान लो ये वाली, ये रीजन हो गया ए, और दूसरा है भाई रीजन बी, ये रहा बी। तो वो कह रहा है कि कहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, तो सिंपल कंसेप्ट बता देता हूं भाई, मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर वेयर द लाइंस आर क्राउडेड। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होगी, पास होगी, भीड़ होगी, वहीं पर फोर्स ज्यादा होगा। एक जनरल से एग्जांपल ले लो भाई, मेले में जाते हो, फेयर में जाते हो, जहां पे क्राउड होगा तो फोर्स तो वहीं लगेगा, धक्का लगेगा। खाली मेले में आप ही घूम रहे, कौन धक्का लगाएगा आपको, ठीक है ना। तो यहां से याद रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा भाई स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज बी स्ट्रॉन्गर वेयर देयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड या क्लोजर। जहां पे क्राउडेड होगी फील्ड लाइंस वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होगी वहां पे पुअर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। चलो भाई अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, 1 नंबर का दिया हुआ, 1 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद आया डिकम्पोजर्स का, क्योंकि हर बार क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में है तो ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन आपसे, ठीक है। तो भाई अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है।
व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स? भाई 6th क्लास से करते आ रहे हैं और 10th में भी क्या छोड़ देंगे क्वेश्चन हम ये? ठीक है, नहीं छोड़ेंगे भाई। तो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which help in breaking down, दो बार हेल्प करी है, अरे हमेशा हेल्प करते हैं। ब्रेकिंग डाउन डेड एंड डिकेइंग मैटर, यस आप कह सकते हैं सिंपल कॉम्प्लेक्स मैटर या ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर फॉर्म, hence it clean waste and work as, किसकी तरह भाई? क्लीन कर दिया वेस्ट को तो कैसे काम करेंगे? एंड वर्क एज नेचुरल क्लीनर ऑफ एनवायरमेंट। ये मैंने क्वेश्चन आपके लास्ट आपकी जो पीवाई की सीरीज चली थी 15 क्वेश्चन और टॉप 10 क्वेश्चन, उसमें मैंने ये पूरा बताया हुआ क्वेश्चन कि डीकम्पोजर्स को हम भाई डीकम्पोजर्स क्या काम करते हैं, उनका मेन रोल क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर डीकम्पोजर्स को हम वाइप आउट कर दें, मतलब डीकम्पोजर्स अगर खत्म हो जाए तो भाई क्या होगा? ठीक है, वन शॉट के अंदर आप देख सकते हो, और जो स्पेसिफिक प्लेलिस्ट देखोगे आप तो मैंने डीकम्पोजर्स की बहुत सारे उनके प्रो एंड कॉन्स की एक लिस्ट बनाई हुई है कि कैसे ये बेनिफिशियल है, और अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा? इफ डीकम्पोजर विल बी वाइप आउट फ्रॉम द एनवायरमेंट देन व्हाट आर द डाइवर्स इफेक्ट ऑफ देयर वैनिशिंग, उनके वैनिश होने के डाइवर्स इफेक्ट क्या क्या होंगे? ठीक है, पूरा डिटेल में बताया हुआ है। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है अभी? व्हाई इज द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज अ कर्स? कर्स का मतलब अभिशाप, वो नारद मुनि देते ना, ये तो पितोजी इनको दूता बोला। ठीक है, तो कह रहा अगर हम वेस्ट का डिस्पोजल मतलब वेस्ट को मैनेज नहीं करेंगे या उसका मैनेजमेंट इम्प्रॉपर रहा, पूरा सटीक पूरा प्रॉपर नहीं रहा, तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कैसे कर्स है? तो भाई पहली बात तो प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल इज responsibility of each, why responsibility of each person in a society, क्यों? because improper disposal cause accumulation of waste, मतलब वो सारा का सारा ढेर इकट्ठा हो जाएगा, उसमें नॉन बायोडी वेस्ट भी हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी हो सकता है, तो वो दोनों वेस्ट क्या होंगे? वो सेग्रीगेट होंगे नहीं, ठीक है, इकट्ठे रहेंगे, और इकट्ठे होने से क्या होगा भाई? उसके अंदर क्या होगा भाई? केमिकल्स रिलीज हो सकते हैं उसमें से, ठीक है, वो हमारे पॉल्यूट करेंगे एनवायरनमेंट को। cause accumulation disposal cause accumulation waste that can pollute air, water bodies and soil, and this affect at diverse level, ये हमारे क्या करेंगे भी? एक बहुत बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट देंगे। एयर पोल्यूशन रहेगा, वाटर बॉडीज अफेक्टेड हो जाएंगी, ठीक है, वेस्ट हो जाएगा, तो क्लीनिंग वाटर नहीं रहेगा ड्रिंकिंग के लिए। सेम एज इफ दिस डिस्पोजल विल बी इम्प्रॉपर देन द सोइल फर्टिलिटी विल बी अफेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है ना। दोनों का वेस्ट डिस्पोजल जरूरी है, दोनों का सेग्रीगेशन जरूरी है, क्योंकि ये डेफिनेटली अल्टीमेटली क्या करेगा? एयर को पोल्यूट कर देगा, वाटर को पोल्यूट करेगा, सॉइल को पोल्यूट करेगा, यानी आप कह सकते हैं विद इन वर्ड्स इट विल पोल्यूट द एनवायरनमेंट दैट विल डाइवर्सली अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, ये लाइन जरूर लिखनी है कि ये सर्वाइवल को अफेक्ट करेगा। सर्वाइवल भाई पोल्यूटेड जब सारी चीज हो जाएगी तो डेफिनेटली सर्वाइवल तो होगा ही डिफिकल्ट। देखते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में क्या पुट अप किया हुआ है, सी पार्ट में essential function performed by ozone layer at the higher level of the atmosphere। भाई ओजोन जो कैसे बनी थी? ऑक्सीजन का ब्रेक होने से। ये कौन ब्रेक करता है? यूवी करता है, ठीक है।
और ये बन गया ओजोन। अभी कह रहे हैं कि ये जो ओजोन बना है इसका मेन रोल क्या है, ये कैसे काम करता है। भाई इसका मेन रोल है इट प्रोटेक्ट, क्या करेगा भाई, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट कोज, क्या क्या कर सकता है भाई, अगर ये रेडिएशन हमारे तक पहुंच गई तो क्या कर सकता है, क्या ही कर लेगा भाई, स्किन कैंसर कर देगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और क्या कर देगा, कैटरैक्ट कर देगा, इम्यून सिस्टम वीक कर देगा, एम्ब्रियोनिक फर्टिलिटी को मतलब एम्ब्रियोनिक डिसीज कर देगा, ठीक है, और क्या कर देगा, और क्या कर देगा भाई, ग्लोबल वार्मिंग कर देगा। अरे बस 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 इतने बहुत हैं, ठीक है। दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट, और ये हार्मफुल इफेक्ट कब होंगे, जब ओजोन लेयर डिप्लेट होगी। और डिप्लेट किसकी वजह से होती है भाई, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैसे बनेगी, मतलब इसमें कौन कौन से हमारे ह्यूमन के कोज है, मतलब इंसान का हाथ हर जगह है भाई, उल्टे काम में तो स्पेशल जाता, ठीक है ना। तो हमारे जो रेफ्रिजरेटर है, एसीज हैं, प्रोपोलेंट हैं, ठीक है, इन सबसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही इस ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है। चलो बहुत कुछ बता दिया है 1 नंबर में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इलेक्ट्रॉन, बच्चों वाला क्वेश्चन लग रहा है भैया हमें तो। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गई है भाई KLMN285, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन। इतना था क्वेश्चन, ठीक है भाई। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा भाई, एटॉमिक नंबर इसका हो गया भाई 15। और जितना एटॉमिक नंबर भाई, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन, यानी 15। इज इट ए मेटल और अ नॉन मेटल, तो भाई मेटल और नॉन मेटल डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। सो भाई डेफिनेटली ये गेन तो करेगा ही करेगा, लॉस तो करेगा नहीं, क्योंकि एक्सेस है ही नहीं भाई, ऑलरेडी इसके पास 3 की डेफिशिएंसी है। सो इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, हैंस इट इज नॉन मेटल। कौन सा होगा भाई, ये आपको कमेंट करना है। मतलब इस टाइम पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना और आपने कमेंट नहीं किया या आपके माइंड में नहीं आया भी 50 नंबर का नॉन मेटल कौन सा है, तो भाई क्या ही किया 9th में भाई, कुछ नहीं किया फिर 9th में। चलो गिव 2 रीजन, भाई रीजन, एक रीजन दे दो भाई। रीजन दे दिया क्योंकि ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, लूज नहीं करेगा। नोबल गैस कन्फिग्रेशन, नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। मांगता है ये, ठीक है, मांगता है तो आजा। क्वेश्चन नंबर बी पे, चलो गाना नहीं गाना, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट क्या दिख रहा है भाई, एक एलिमेंट है वाई, एटॉमिक नंबर है भाई 7, रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कोवलेंट ऑक्साइड। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कोवलेंट ऑक्साइड बनाना है। प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ ऑक्साइड दस फॉर्म। भाई एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है, वाई का जो एटॉमिक नंबर है 7। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं, सो 2 and 5। नाउ हाउ मच इलेक्ट्रॉन इट गेन, 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना मीन्स इट हैज वैलेंसी ऑफ 3, राइट। नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हैज वैलेंसी 2, राइट। सो कह रहा है इसका ऑक्साइड क्या बनेगा। देखो ऑक्सीजन क्या है भाई, ऑक्सीजन तो भाई कंबाइन करेगा इसके किसके साथ, 2 वैलेंसी के साथ, इसकी 3 वैलेंसी है, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बनेगा, Y2O3। अब ये Y है जो आपको इतना पता लग गया होगा भाई, Y हमारे पास ऑलरेडी गेनिंग में है, इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन की डिमांड करने वाले होते हैं भाई, कौन होते हैं, नॉन मेटल। ये होते हैं नॉन मेटल। जो हमारे पास ये जो बना है, ये क्या बना है भाई, ये हमारे पास बना है नॉन मेटल ऑक्साइड। और टर्म 1 में हमने स्टडी किया था, क्या दर्द छेड़ दिया सर टर्म 1। अरे चलो कोई बात नहीं, एक नॉलेज हमेशा आपके पास रहती है भाई, वट एवर द मार्क्स यू हैव अटेन डज नॉट मैटर, ठीक है, वट एवर द नॉलेज यू हैव गेन इट मैटर्स। सो भाई नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं भाई, वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो यहां से पूछा था कि नेचर क्या है, तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर मेटल ऑक्साइड होते, मान लीजिए यहाँ पे Y की जगह कोई ऐसा नंबर आ जाता जो मेटल होता, तो उसका नेचर पूछ लेता, तो वो नेचर होता भी बेसिक। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको लिथियम दे दिया, ठीक है, मान लो Y है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है, तब यहाँ पे आ जाता 1 आ जाता, ठीक है, तभी हमारा मेटल ऑक्साइड बनता है जो हमारा बेसिक नेचर का होता, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पे।
फिर राम कथा दे दी है भाई, ठीक है। हाँ चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पुटअप किया हुआ है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का लूज होगा या इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, ये तो हमें पता है। व्हाट टाइप ऑफ इंट्रैक्शन लीड टू आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, बोल रहा है आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में किस तरीके का इंट्रैक्शन होता है एटम्स के बीच में। ऑन द अदर हैंड फ्यू अडोप्ट्स टू देयर एंटायरली डिफरेंट मोड ऑफ इंट्रैक्शन, दे आर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भाई देखो क्या क्या पॉइंट इसमें नोट किया गया है, देखो वो कह रहा है एक होता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड, आज अभी आयोनिक बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड कैसे होगा, या तो इलेक्ट्रॉन के लूज करने से होगा या इलेक्ट्रॉन के गेन करने से होगा, ठीक है। दूसरा वो कह रहा है कि एक दूसरे टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। डिफरेंट मोड कौन सा है अभी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बनाने के लिए। अब वो क्वेश्चन क्या पुटअप कर रहा है देखते हैं। ये क्वेश्चन करने में मजा आता है भाई, पूरा पैराग्राफ दे दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं अभी, जो थिंकिंग लेवल जिसका स्ट्रॉन्ग होगा ना, कंसेप्ट क्लियर होगा, वो क्वेश्चन जल्दी आंसर कर लेंगे। और मजेदार ये है कि भी इसमें एक छोटा सा आंसर होता है, छोटे आंसर के फ्री के मार्क्स हैं आपके। कह रहा है व्हाट अमंग द टू मैकेनिज्म इज अडॉप्टेड बाय कार्बन। आप देखो क्वेश्चन कितना यूनिक क्वेश्चन था, मतलब राउंड अबाउट वे में क्वेश्चन पुटअप किया, लेकिन है एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है। अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ा है तो क्वेश्चन आपको पता लग जाना चाहिए अभी तक का। वो कह रहा है कि कार्बन कौन सा मोड अडेप्ट करता है। सो भाई कार्बन कौन सा मोड अडेप्ट करता है पूरा डिटेल में बताता हूं। कार्बन का नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है भाई 2 और 4, ठीक है। अभी 4 इलेक्ट्रॉन को ना तो गेन करेगा ना ही लॉस करेगा, गेन भी नहीं करेगा लूज भी नहीं करेगा, ठीक है। ना गेन करेगा ना लूज करेगा, तो आयनिक बॉन्ड तो बनेगा नहीं। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई, कार्बन फॉर्म्ड विच बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। अरे नहीं भैया, कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। बी पार्ट देखते हैं इसका क्या पुटअप किया हुआ बी पार्ट में। वाई वन मेथड इज प्रेफर्ड बाय कार्बन एंड अदर मैकेनिज्म इज नॉट फिजिबल। भाई कार्बन इसी मेथड को फॉलो क्यों करता है, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है भाई। भाई अभी तो बताया है, कॉन्फ़िगरेशन कितनी है इसकी 2 और 4, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया इसको नोबल गैस बनने के लिए, 4, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इफ कार्बन गेन इलेक्ट्रॉन, अगर इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, ठीक है, मान लो मैं कहता हूं कि गेन कर लिया, तो कितने प्रोटॉन थे अभी तक हमारे पास, 6 प्रोटॉन थे। अच्छा टोटल इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए इसके पास, 2 + 4 तो पहले थे, 4 इसने गेन कर लिए, तो टोटल हो गए भाई 10। नाउ दिस 10 इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी होल्ड बाय दिस 6 प्रोटॉन। ये 6 प्रोटॉन इस 10 इलेक्ट्रॉन्स को भाई होल्ड नहीं कर पाएंगे, सो ये गेन तो नहीं करेगा, सो इट विल नॉट गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि ये डोनेट कर रहा है, इफ कार्बन डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो भाई अगर हम देखते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, और ये भाई सेकेंड शेल है, के शेल एल शेल, और एल शेल के इलेक्ट्रॉन इट इज टाइटली बाउंड बाय द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस इसे इतना टाइटली बाउंड करके रखता है, इट विल नॉट रिलीज एनी इलेक्ट्रॉन, हेंस इट विल नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन। ना ही डोनेट करेगा ना ही गेन करेगा, तो क्या करेगा भैया, क्या करेगा, शेयर करेगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म क्यों फॉलो करता है, बिकॉज कार्बन कैन नीदर डोनेट इलेक्ट्रॉन नॉर गेन इलेक्ट्रॉन। सी पार्ट, based on this interaction the compound of carbon thus obtained are generally poor conductor of electricity। तो पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं भाई, देखो जहां पे भी कंडक्टर की बात आ गई, इलेक्ट्रिसिटी की बात आ गई, तो वहां पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन हुआ भैया के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। अभी जस्ट मैंने बताया कि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है, के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको थोड़ा साफ साफ बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया भाई पहला शेल, ये आ गया हमारा दूसरा शेल, ठीक है ना। पहली शेल में हमारे पास है अभी 2 इलेक्ट्रॉन, ये आगे 2, यहां पे आगे 4, ठीक है। अभी इतनी टाइटली बाउंड होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, मतलब हाई अमाउंट ऑफ हीट भी अगर हम देते हैं, इट विल नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, सो हेंस इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भैया, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं और भी पूछा है क्या, और पार्ट देखते हैं, और पार्ट में क्या दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन 2 आइडेंटिकल नॉन मेटेलिक एटम्स दैट शेयर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहता है भैया, कह रहा आपको बॉन्ड बताना है किसके अंदर, 2 आइडेंटिकल नॉन मेटेलिक एटम। नॉन मेटेलिक अब देखते हो आज ही कराया मैंने क्वेश्चन, क्लोरीन का 17 नंबर इसका होता है भाई,
17 इसका होता है, ठीक है, दोनों नॉन मेटल है। तो कह रहे इनके अंदर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर होगा भाई, कैसे 2 8 7 2 8 7। अरे नहीं समझ आया क्या? अभी आपको बताता हूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये क्वेश्चन, कहां गया हमारा क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन भाई कहां गया? ये रहा, ठीक है। मैंने आपको जस्ट बताया था इसमें कि एक क्लोरीन ये रहा और दूसरा ही क्लोरीन यहां पर होगा। कहां पर होगा? ये हो गया, ठीक है, ये दूसरा क्लोरीन हो गया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है। और शेयरिंग की वजह से क्या बनेगा भाई? यहाँ पे बन जाएगा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। और ये दोनों कौन से हैं भाई? नॉन मेटल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा भी। चलो अब चलते हैं हमारे पीडीएफ पे। भाई पीडीएफ आपको मिलेगी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। कौन से सर्च करना पड़ेगा भाई? केमिस्ट्री गुरुजी, केमिस्ट्री गुरुजी करके फाउंडेशन, यहाँ पे सर्च करने ना ये पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा। और हर एजुकार्ड की, अरिहंत की, ओसवाल की, जितने भी पेपर हम सैंपल पेपर हम फॉलो कर रहे हैं या ऑफिशियल सैंपल पेपर फॉलो कर रहे हैं, सेम एज मैथ के भी और साइंस के भी, ये सारे के सारे आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। जिसको चाहिए कमेंट कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। Among us the homologous series on the hydrocarbon which has the least number of hydrogen atom। भाई जितने भी होमोलोगस सीरीज होते हैं, होमोलोगस क्या होता है सर? अरे सारा का सारा वन शॉट बनाया भी देख लेना, ठीक है। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज में क्या होता है भाई? एक आपका आइसोमेरिज्म होता है, एक होता है कैटिनेशन, एक टेट्रावैलेंसी और एक होमोलोगस। ये 4 डेफिनेशन है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक एटम दूसरे एटम से CH2 यूनिट से डिफर होता है, जिसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अब वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं? तो भाई हमारे 3 फॉर्मूलाज हमने किए थे, एल्केन, CnH2n 2 कम कर दो, एल्कीन डबल बॉन्ड वाले, NCN और 2 कम कर दो, एल्काइन, ठीक है। अगर हम इसमें देखते हैं भाई, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, प्रोपेन का ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रोपेन C3H8, ऐसे ही हम प्रोपीन का ले लेते हैं C3H6, ऐसे हम ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले का C3 2 3 6 -2 4। अब कौन से हाइड्रोकार्बन में आपको हाइड्रोजन सबसे कम लग रहे हैं भाई? सिंपल है भाई, ट्रिपल बॉन्ड वाले में यानी एल्काइन में। तो यही आंसर रहेगा भाई, किसके अंदर, किस हाइड्रोकार्बन में सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं? एल्काइन में। एग्जांपल दे सकते हैं जैसे मैंने दिया आपको। थर्ड क्वेश्चन इसका क्या पुट अप कर रहा है भाई? थर्ड क्वेश्चन में, इन केस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। भाई इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन बन गया भाई 2 और 5। कितने इलेक्ट्रॉन डिमांड में है इसके साथ? 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। देखता है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर हाजिर किया जाए भाई, ये हो गया भाई नाइट्रोजन का, ये हो गया भाई नाइट्रोजन का। चलो आप देखते हैं भी इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे लगते हैं। भाई यहाँ लगे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी लगे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब बचे कितने भाई? 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब होगा क्या? ठीक है, अब इस वाले नाइट्रोजन को अपने कॉन्फ़िगरेशन पूरी करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ए वाले को। बी वाले को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई आउटर मोस्ट शेल में, समझ गए ना। ये इसकी के शेल है, ये एल है, ये एल है। एल इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई? 3 3। तो भाई 3 3 कैसे होंगे भाई? ये 3 3 होंगे शेयरिंग में। तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, और हमारा जो एटम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, एन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। अब पूछ रहे कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर शेयरिंग में है भाई? तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन इट? 6 इलेक्ट्रॉन। एंड हाउ मेनी बॉन्डिंग आर फॉर्मिंग देयर? देयर आर 3 बॉन्ड। टू विच ग्रुप इट बिलोंग टू? एल्काइन ग्रुप, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से सफिशिएंट आपके लिए, ठीक है ना। चलते हैं भैया इसके नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। ये आपका है रिप्रोडक्शन पार्ट से, और ये इस पार्ट से बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।
और बहुत ही इजी है, मतलब आप 7th क्लास से यार 7th क्लास से स्टडी करते आ रहे हो तो इसके बारे में पूरा पता ही होगा, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा इसके बारे में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की सेंस को समझेंगे सिर्फ। क्या अ वुमन हैज ओनली डॉटर, उस वुमन के पास डॉटर है। एनालाइज द सिचुएशन जेनेटिकली एंड प्रोवाइड अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन, कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई अगर हम बात करते हैं मेल की, ठीक है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर, 23 पेयर, ठीक है। एंड 23 पेयर में भी 22 प्लस XY। ये 22 कौन सी है, अभी इसको पूरा डिटेल लिखता हूं मैं। ये 22 आपके रहते हैं XX, एंड एक पेयर होता है, एक होता है XY। इफ यू टॉक अबाउट द फीमेल एंड ईमेल, ईमेल नहीं है भाई, फीमेल है, इट हैज 23 पेयर ऑफ XX क्रोमोसोम्स, यानी 22 XX प्लस XX। Now, what is the nature of child, or what is the sex of the child? It depends upon the what type of chromosomes are participating in a fertilization. Now, if X chromosome from male and X chromosomes from the female participate in the formation in the zygote, ठीक है, तो what kind of child will be formed? Formed नहीं कह सकते भाई, born कहेंगे, ठीक है। So X chromosome from both sides and the fusion of these chromosomes give rise to XS, that give rise to the born of a girl child. And if you talk about X chromosomes and Y chromosomes, if there is a participation of the X chromosomes, अरे X chromosome तो हमेशा फीमेल से रहेगा ही रहेगा भी, and Y chromosomes from male side से Y chromosomes रहे, then it resulting the boy child. ना क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने कि why it woman has only daughter, so what is the dominant characters, मतलब what type of the chromosomes are participating. So X chromosomes from the male and X chromosomes from the female side. So this you need to explain. और इस डायग्राम को भाई, ये जो फ्लो चार्ट है इसको जरूर बनाना है आपको, ठीक है ना। Now 13 क्वेश्चन हैव डन। Now 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस है आपके भाई, और केस बेस्ड क्वेश्चन तो आपके मैथमेटिक्स में तो चली रही है सीरीज, हम साइंस की भी चल चुकी है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पुट अप किए हैं यहाँ सेक्शन सी में। वाह, इलेक्ट्रिसिटी, चलो देखते हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी में अब क्या दिया हुआ इसमें से। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसको आप रीड कर सकते हैं, रामकथा को पूरा बताया हुआ मैंने इसमें, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ, PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम से। ए मटेरियल हैज रेजिस्टिविटी 10 की पावर 7, ठीक है, and another has resistivity 10 की पावर -4। ना क्वेश्चन क्या है, which is better insulator। भाई अगर बेटर कंडक्टर की बात करते हैं या बेटर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं कि किसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, किसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये क्वेश्चन हमने करा है। इंसुलेटर भी वही है भाई, बट उन्होंने इसको थोड़ा सा राउंड अबाउट वे में क्वेश्चन को पुट अप किया हुआ है, ठीक है ना। अब इंसुलेटर बताने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑन द कॉन्ट्रैरी हम बात करते हैं कंडक्टर कौन सा है ज्यादा अच्छा, या रेजिस्टेंस किसका ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी की बात की है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई, R इज इक्वल टू रो L बाय A, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं R डैश इक्वल टू रो L बाय A। यहां पे लेंथ और एरिया के बारे में कोई बात नहीं की गई है, ठीक है, तो लेंथ और एरिया सेम है। तो यानी अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, ये डिपेंड करता है भाई रेजिस्टिविटी पर। अब रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा है, सबसे पहले तो ये देखेंगे रेजिस्टिविटी 10 की पावर -7 ज्यादा होता है कि -4 ज्यादा होता है, ठीक है। 10 की पावर -7 कम है भाई, तो जिस रजिस्टर की रेजिस्टिविटी 10 की पावर -7 है, यानी ये वैल्यू हमारे पास कम है, तो इसका क्या होगा भाई, रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा यानी करंट ज्यादा होगा, करंट मोर मींस गुड कंडक्टर, ठीक है। सो भाई द रजिस्टर विच इज हैविंग दिस रेजिस्टिविटी इज गुड कंडक्टर। बट हमारा क्वेश्चन में क्या पुटअप किया है, दे आर पुटिंग इंसुलेटर, तो दूसरा बचा हुआ आपके पास इंसुलेटर हो गया भाई। सो आंसर क्या रहेगा भी आपका, दिस वन इज बेटर इंसुलेटर। भाई इंसुलेटर मतलब क्या है, इंसुलेटर का मतलब है कि कंडक्टिविटी किसकी लो होगी, किसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट कम होगा, तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका करंट कम जाएगा। करंट कम जाना मतलब इंसुलेटर, सिंपल। आप देखते हैं बी पार्ट में क्या पुटअप कर रहा है भाई, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज स्ट्रेच 4 टाइम्स। भाई एक वायर है, ये वायर है, इसको 4 टाइम्स स्ट्रेच करा है, मतलब बाहर चला गया, ऐसे करते हैं
खींचे, ठीक है ना, धनुष चलाया अर्जुन ने। तो वायर को हमने क्या करा, स्ट्रेच करा 4 टाइम्स। अब सिंपल सी बात है, देखो ये एक वायर है, इसकी कुछ लेंथ है, ठीक है, लाइक हमने बोल दिया एल लेंथ है, हमने इसको स्ट्रेच करके 2L कर दिया। तो जरूरी तो नहीं है कि इसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी इसकी जो मोटाई है वो भी सेम रहेगी, है ना भाई। भाई अब ये वायर है भाई, ठीक है, ये वायर है, ये एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ये वायर है, इसकी आपको लेंथ भी दिख रही है और ब्रेड्थ भी दिख रही है। अब मैंने इसको क्या करा, इसको खींच के डबल कर दिया। क्या इसकी जो लेंथ तो डबल हो गया, क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम रहा है? नहीं, इसका एरिया मतलब इसकी जो मोटाई है वो भी कम हो चुकी है, वो हाफ हो चुकी है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। अगर लेंथ को डबल कर रहे हैं, लेंथ को डबल कर रहे हैं भाई, तो उस टाइम पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा भाई, ऑन द सेम प्रोपोर्शन वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि लेंथ को हमने क्या कर दिया भाई, 4L कर दिया, 4 टाइम किया, तो एरिया भी क्या होगा भाई, एरिया भी 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगा। चलो अब हमारे पास फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाय ए। नाउ न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, रेजिस्टिविटी के बारे में कोई बात नहीं करी है, सेम रहेगी, ठीक है। लेंथ को कर दिया भाई 4 टाइम्स, एरिया ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स A/4 हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन को हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा भाई, ठीक है, यहां चेंज कर लेते हैं साइड में, चलो ये हमारा आगे साइड में हम इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। R डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, रो एल ए इंटू 4। अब ये वाला जो 4 था भाई नीचे, ये वाला 4 ये ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 4 इंटू 4 हो गया। तो R डैश की वैल्यू आ गई 4 इंटू 4 16, ठीक है। अच्छा यहां से अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में रो एल बाई ए का मतलब क्या था, R, तो भाई इसकी जगह हमने R पुट कर दिया। तो यहाँ ना हमारा जो न्यू रेजिस्टेंस है वो ओल्ड रेजिस्टेंस का 16 टाइम्स हो गया व्हेन वी स्ट्रेच इट्स लेंथ टू द 4 टाइम, यानी 4 गुना लेंथ को करने से उसका रेजिस्टेंस क्या हुआ अभी 4 टाइम्स हो गया। समझ गए? चलो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये वैल्यू क्यों दी थी भाई, ये पजल करने के लिए दी थी, कंसेप्ट कहां से खींचना है ये देखना है सिर्फ आपको, ठीक है ना। चलो सी पार्ट, अ स्टूडेंट राइट एन इक्वेशन रो इज इक्वल टू एल नहीं है भाई 1/a। अ फ्रेंड पॉइंटेड आउट दैट द इक्वेशन इज मैथमेटिकली करेक्ट। वो बोलता है कि मैथमेटिकली तो करेक्ट है बट फिजिकली नॉट पॉसिबल। भाई ऐसा क्यों है? ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है भाई, हमारा फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूं कि हमारा रेजिस्टेंस हमारा है 1 ओम एंड लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर, नाउ आर फॉर्मूला गेट ट्रांसफॉर्म इनटू 1 इंटू रो बाय ए। जब ऐसी कंडीशन आती है कि व्हेन ऑल द फैक्टर्स हैविंग 1 यूनिट, सिंगल यूनिट है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको इक्वेशन की अदर साइड पे ले जा सकते हैं। तो हमारा भाई रो, ये रो हमारा आ गया, यहाँ ए होगा, ये ए है हमारा, ठीक है। तो रो हमारा आ गया भाई ए। तो वो क्या कह रहा है कि भी रेजिस्टिविटी, ये कह रहा है कि रो हमारा ए के इक्वल आ गया है, ठीक है। दोनों तरह से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है वो यहाँ पे 1/a भी दे सकता है आपको, ठीक है, ए भी दे सकता है आपको। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये तो भाई यहां से मैथमेटिकली तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है, ये रो है, ये ए था, ए को उधर भेज दिया हमने। बट क्या अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द फिजिक्स पॉइंट, इट इज R इक्वल टू रो एल बाय ए। यहां पे रेजिस्टिविटी कभी भी एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया, डिपेंड अपॉन एरिया। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सो इट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, ठीक है। सो क्या है इसमें, नॉट पॉसिबल, इज हिज फ्रेंड करेक्ट? भाई करेक्ट वो सिर्फ मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट, ठीक है ना। चलो और पार्ट देखते हैं, और पार्ट में क्या जबरदस्त क्वेश्चन दिया देखते हैं, और पार्ट का क्वेश्चन देखते हैं। क्या था, अ चार्ज ऑफ 10 कूलम्स। और मैं हमेशा बोलता हूं भाई जब भी फिजिक्स में क्वेश्चन का न्यूमेरिकल नंबर समझ ना आए ना, तो जो भी स्टेटमेंट में गिवन क्वांटिटीज है उसको राइट कर लो, जो फाइंड आउट करना है उसको राइट कर लो। तो क्वांटिटी क्या क्या गिवन है भाई, चार्ज गिवन है भाई 10 कूलम, इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन टाइमिंग 10 मिनट्स। अब इसको 10 मिनट्स को कन्वर्ट करते हैं, 10 इंटू
60 सेकेंड, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 600 सेकेंड, राइट। इफ अ वर्क ऑफ 10,000 जूल इज डन, देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस, यानी आर कैलकुलेट करना है आपके पास, ठीक है ना। अब आप सोचने की बात है भाई, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता होगा, सो इट इज वी नो V इज इक्वल टू W बाय क्यू, राइट। सो V हमारे पास क्या आएगा यहां से भाई, V हमारे पास नहीं दिया है, W की वैल्यू हमारे पास 10,000, ठीक है, क्यू की वैल्यू हमारे पास 10, तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास V आ गया 1000 वोल्ट, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ की बात करते हैं तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ को क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। अब हमें क्या फाइंड करना है, अभी रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सो V की वैल्यू हमारे पास 1000 है, I, अब I तो नहीं है भाई, I कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो I हमारा भाई क्यू बाई टी, क्यू होता है हमारा 10, T होता है हमारा 600, तो ये आ गया हमारे पास 1/60, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1/60, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, अरे ये मल्टीप्लाई में है तो ये उधर जाएगा, तो भाई ये बन जाएगा 60,000 ओम। भाई यूनिट को लगाना ना भूले, तो आर यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां से आ जाएगी 60,000 ओम, ठीक है। बहुत अच्छा प्यारा सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा और क्या पुटअप करता है, रिप्रोडक्शन इज द, अच्छा ये तो अगला क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स का, हम इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। चलो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं भाई हम, ये हमारा क्वेश्चन आ गया है, इसको कट कर देते हैं यहां से। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पुटअप किया हो भाई, तो भाई ये का रेशो दिया हुआ है कि प्लान्ड बर्थ कितना है, अनइंटेंडेड बर्थ कितना है। अनइंटेंडेड का मतलब जो बच्चा नहीं चाहिए होता है, मतलब इंटेंडेड नहीं होते, विलिंग नहीं होते। इंड्यूस अबॉर्शन, अबॉर्शन क्या होता है भाई, अबॉर्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी को स्टॉप कर देना, ठीक है। और उसमें हम क्या करते हैं, जो फीटस होता है, मतलब उसकी 3 मंथ्स की 2 मंथ्स की जो भी स्टेज होती है, उसको हम क्या करते हैं, बाय ऑपरेशन उसको रिमूव कर देते हैं। और स्पेशली सोसाइटी में क्या हो रहा है, इट इज दैट दे आर रिमूविंग ओनली द फीमेल चाइल्ड, मतलब गर्ल चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड फीमेल फोर्टिसाइड्स, वो बच्चे को मार देते हैं। मिसकरेज, अब मिसकरेज क्या होता है, इट इज अनइंटेंडेडली रिमूविंग ऑफ प्रेगनेंसी या स्टॉपिंग ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें इंटेंडेड नहीं होता, ये किसी भी रीजन की वजह से, लाइक वाटर डिस्चार्ज हो चुका है उसमें से, ठीक है, या हो सकता है कि प्लेसेंटा वर्किंग नहीं कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं हो रहा, तो वो अनइंटेंडेडली होता है। अच्छा मिसकरेज फ्रॉम इंटेंडेड का मतलब क्या, इच्छक से, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो ये सारा डेटा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन इसमें से क्या दिया हुआ है, विच डिसीज कोज्ड ड्यू टू द इंडल्ज ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल कोर्स की वजह से कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया भी, बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होते हैं, जिसमें से वायरस में हमने बात किया था जो अनप्रोटेक्टेड है, अनप्रोटेक्टेड भी है और इसको हम क्योर भी नहीं कर सकते। और बैक्टीरिया से आपको सिफिलिस, SYP सिफिलिस एंड गोनरिया, ठीक है, ये क्योर किए जा सकते हैं। डू यू थिंक इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिसकरेज एंड अबॉर्शन? यस डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस। मिसकरेज इज द अनइंटेंडिंग स्टॉपिंग ऑफ प्रेगनेंसी, स्टॉपिंग प्रेगनेंसी, मतलब इसमें कोई विलिंग नहीं होता, वो अनइंटेंडली किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। बट अबॉर्शन इज प्लान्ड एंड इंटेंडेड स्टॉपिंग ऑफ प्रेगनेंसी, या हाँ बिल्कुल सही, प्रेगनेंसी। तो ये डिफरेंस इन दोनों में। अच्छा और क्या पुटअप कर रहा है, सी पार्ट में, द पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर इट। पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि इफ बाय बर्थ द कमिंग चाइल्ड विल बी द गर्ल, so but the parent don't want the child, their girl child, so it is by law it is justice or not? No, definitely it is not justice, because according to Indian government law of province क्या कहते हैं वो कहते हैं कि each and every one child has the right to take birth and no one is allowed to promote foeticides. so ये पूरा इसमें मेंशन किया हुआ स्पेशली फॉर पीडीएफ के लिए, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर मैंने यहाँ राइट किया हुआ है कि टू लेसन द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द फीमेल फोर्टिसाइड्स, इंडियन गवर्नमेंट हैज पास्ड अ लेजिस्लेशन प्रोहिबिशन ऑफ पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब
एक लेजिस्लेशन, एक रूल पास किया गया जिसमें पेरेंट डिसाइड नहीं कर सकते कि चाइल्ड इधर इट इज अ बॉय और गर्ल। वैसे जेनेटिकली भी नहीं होता है, जेनेटिकली ही होता है, मतलब हमारे विलिंगली नहीं होता है। इफ डेफिनेटली द चाइल्ड विल बी गर्ल, सो इट इज नॉट द राइट ऑफ द पेरेंट्स टू kill her. It is by law, it is not right. So at a result, some part of our culture sex ratio has been dropping at the alarming rate. Definitely जो अगर हम बात करते हैं कुछ एरियाज की या कुछ स्टेट की, वहां पर फीमेल्स को मतलब गर्ल चाइल्ड को प्रमोट नहीं करते हैं, and definitely intended they plan and they go for the abortion, and in this at a result there is a decline rate in the girl. So जो right नहीं है. So to maintain that sex ratio, government promote and each and every child has a right to take birth, especially for the females, especially for the girl. ठीक है. So ये बताना इसमें रीजन क्या है इसका, कि रीजन ये है कि people are promoting for the intending abortion and parent cannot decide the determination of the sex. sex determination बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई. और यहाँ पे एक भी क्वेश्चन था आपका जो मैंने आपको ड्रॉप कराया है. रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड विद द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन स्पीसीज. डू यू थिंक द स्टेटमेंट इज करेक्ट? जस्टिफाई द स्टेटमेंट. वो पूछ रहा है कि जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से पॉपुलेशन से लिंक्ड है. डेफिनेटली लिंक्ड है भाई. हाउ? बिकॉज रिप्रोडक्शन इज द ओनली वे फॉर द स्पीसीज टू ग्रो. इफ देर इज द नो रिप्रोडक्शन देन डेफिनेटली दैट स्पीसीज विल बी वाइप्ड आउट. वो वाइप आउट हो जाएगी. कैसे वाइप आउट होगी भाई? एनवायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, टेम्परेचर के, ह्यूमिडिटी के, फूड के, न्यूट्रिशन के, क्लाइमेटीज हो सकती है नेचुरल. देयर आर द नंबर ऑफ द रीजन दैट कैन अफेक्ट द स्पीसीज, एंड इफ द स्पीसीज विल बी कंस्ट्रिक्टेड टू द स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया देन डेफिनेटली दैट स्पीसीज विल बी वाइप आउट. वो डेफिनेटली अगर वो स्पीसीज कुछ एक ही एरिया तक ही है तो वाइप आउट हो सकती है, क्योंकि वो अपने आप को जो न्यू एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाएंगे. बट ओनली रिप्रोडक्शन इज द ओनली वे that help in the maintaining that species or population. ठीक है, and help the species or the population to survive. So definitely population reproduction is linked with the population of the species. If there will be the reproduction, then definitely population will be there. तो ये 2 मार्क्स में आपका दिया हुआ बहुत ही अच्छा, और एक जर्नल से एस्पेक्ट दिया हुआ केस बेस्ड स्टडी का. ठीक है, तो आई थिंक ये जनरल नॉलेज के एस्पेक्ट से भी आपको पता होना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर तो नहीं भाई, आपका सैंपल पेपर सेकंड. और सैंपल पेपर सेकंड में हमने सारा कर लिया भाई. ठीक है, देखो किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, पूरा डिटेल में बताया गया है आपको. तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको